नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप हेडलाइंस पर। पंचतत्व में विलीन हुए अजीत पवार, बेटे पार्थ और जय पवार ने दी मुखाग्नि। बारामती में हुए अंतिम संस्कार में मौजूद रहे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। विमान हादसे में अजीत पवार के अचानक निधन पर विपक्ष ने उठाए सवाल। ममता बनर्जी के बाद खड़गे और संजय राउत बोले, जांच होना जरूरी। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। अब 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई। बजट सेशन के दूसरे दिन संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद स्थगित। ममता और चुनाव आयोग का टकराव तेज। पश्चिम बंगाल एसआईआर की शिकायत लेकर दिल्ली में 2 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगी सीएम ममता बनर्जी। खबरों में सबसे पहले बात पंचतत्व में विलीन हुए अजीत पवार की। आंसुओं में डूबे पवार परिवार ने किसी तरह ढांढस बांधे अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया। बेटे पार्थ और जय पवार ने मुखाग्नि दी। अजीत पवार के बेटे पार्थ और जय ने अपने पिता और एनसीपी प्रमुख के अंतिम संस्कार में शामिल हुए एनसीपी के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर आभार भी जताया। पंचतत्व में विलीन अजीत पवार का अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहे। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ अजीत दादा को अंतिम विदाई दी गई। पूरे बारामती ने अपने नेता को नम आंखों से अलविदा कहा। राजीव सर, जिस तरह से अजीत पवार गए और एक खाली जगह छोड़ गए, क्या वो कभी भर पाएगी? देखिए, किसी के जाने के बाद हुए खाली जगह को कोई भर नहीं पाता, लेकिन उसके बदले कोई और उभर कर सामने आता है। अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के साथ साथ चलते रहे और एक समय तक वैचारिक असहमति इतनी हुई कि शरद पवार की पार्टी से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाए और शरद पवार अपनी ही पार्टी में अलग थलग हो गए। ये वैचारिक असहमति थी, ये पारिवारिक झगड़ा नहीं था, क्योंकि वैचारिक असहमति के आधार पर जो पार्टी अलग हुई उसमें भी पारिवारिक समय में जब भी कोई आयोजन हुआ पूरा परिवार इकट्ठा होता था। आज भी ऐसा समय है, जैसे अजीत पवार को अंतिम विदाई देनी है, पूरा परिवार पवार जी का एक साथ दिखाई पड़ा, एकजुट दिखाई पड़ा। अब आगे उनकी जगह तो कोई नहीं लेगा, लेकिन जिस जगह पर, जिस पद पर वो थे, वो पद खाली नहीं रह सकता। तो अभी ये चर्चा बाद में पवार परिवार के अंदर होगी, एनसीपी के अंदर होगी, शरद पवार और सुप्रिया सुले के बीच होगी, शरद पवार और सुनेत्र पवार के बीच होगी। ये आपस में अभी पवार का परिवार और फिर संगठन में बैठे लोग, कुछ नेता ये बैठकर तय करेंगे कि आगे राजनीति की दिशा इनकी क्या होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से इस श्रद्धांजलि को महत्वपूर्ण बनाया गया, देवेंद्र फडणवीस के लिए जो जगह थी, अजीत पवार के लिए उनके मन में, इन दोनों के बीच की दोस्ती, वो जगह तो कोई और नहीं भर सकता। न सुनेत्र पवार भर सकती हैं, न ही उनके अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार भर सकते हैं। वो दोनों की एक बॉन्डिंग थी और इस बॉन्डिंग के कारण ही अभी तक महाराष्ट्र के चुनाव के बाद सरकार बनी, डिप्टी सीएम बनाया गया अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से कुछ टकराव भी रहा, लेकिन अजीत पवार ने आज तक किसी मुद्दे पर फडणवीस के साथ कोई टकराव की स्थिति पैदा न होने दी और न ही बाहर कोई ऐसी बातें सामने आई। जी, खबरों में आप बात विपक्ष की सियासत की। जब पूरा देश अजीत पवार को नम आंखों से विदाई दे रहा था, उनका परिवार दुख और आंसू में डूबा था, तो उस वक्त भी विपक्ष अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स के जरिए हादसे को सियासी रंग देने में जुटा था। पहले ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला और अब अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जांच की मांग संजय राउत ने की है। इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का नाम भी शामिल हो गया, जिन्होंने हादसे पर सवाल खड़े किए।
वहीं उद्धव के सांसद संजय राउत ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या हुआ, जांच शुरू हुई, लेकिन क्या कुछ सामने आया, इस तरह की बातें उन्होंने कही। सिर्फ संवेदनाएं भेजने से क्या होगा? अगर हादसा तकनीकी दिक्कतों की वजह से हुआ तो हम सभी को इसकी असली वजह का पता लगाना होगा। संजय राउत और जो विपक्ष के दूसरे नेता हैं, जिस तरह से इस पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, वो क्या संकेत? देखिए, उस संकेत को तो शरद पवार ने ही बंद कर दिया, वहां पर स्टॉप लगा दिया। क्योंकि शरद पवार ने जब चुप्पी तोड़ी तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और ये पवार परिवार की एक विशेषता है कि एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं ऐसे मौके पर। लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया गया पिछले 2 दिनों से, और वो माहौल विपक्ष की तरफ से बनाया गया, ममता बनर्जी की तरफ से बोला गया, उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, संजय राउत बोल रहे हैं, इन लोगों के ऐसे सवाल उठाने से पहले कम से कम अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आप संवेदना प्रकट नहीं कर रहे, बल्कि अंतिम विदाई के समय में कांग्रेस का कोई महत्वपूर्ण लीडर वहां पर उपस्थित नहीं था। स्टेट लीडरशिप की बात नहीं कर रहे। क्या राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं भेज सकते थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नितिन नवीन भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। क्योंकि ये नहीं कह सकते कि अभी वर्तमान में अजीत पवार क्या थे। ये देखना चाहिए कि अजीत पवार का अतीत क्या रहा है। अजीत पवार सबसे ज्यादा काम कांग्रेस के साथ किए। कांग्रेस के शासन काल में वो सबसे ज्यादा बार डिप्टी सीएम रहे। दोनों की सरकारें थी, गठबंधन सहयोगी थे, और उन सरकारों में वो डिप्टी से रहे। और पृथ्वीराज चौहान जिनके समय में ये उप मुख्यमंत्री रहे, या फिर विलासराव देशमुख जिनके समय में उप मुख्यमंत्री रहे, और कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन के वो दौर, इन लोगों ने सारी चीजें छोड़ दी, बाहर कर दिया। ये उद्धव ठाकरे या संजय राउत, जब यही अजीत पवार अघाड़ी का हिस्सा थे शरद पवार के साथ, इन लोगों के साथ उठना बैठना होता होगा। आपने वो सारी परंपरा, सारे अपनी दोस्ती यादें भुला दिया और आप ऐसे गंदी राजनीति करने के लिए आगे बढ़ गए। हम वहां पर जाएंगे नहीं, लेकिन सवाल खड़ा करेंगे। ममता बनर्जी क्यों नहीं गई बारामती? उनको जाना चाहिए था, कांग्रेस वाले को जाना चाहिए था। उद्धव ठाकरे की पार्टी को ऐसे सवाल करने से पहले खुद सोचना चाहिए था कि किसी के साथ कोई परिस्थिति आ सकती है। लेकिन इन लोगों को राजनीति ऐसी ही करनी आती है, इसलिए अब इनका जवाब भी इसी तरह की राजनीति से दिया जाएगा। जी, खबरों में अब बात सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। यूजीसी के नए नियमों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने नए नियमों के लागू होने पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च को तय कर दी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ 3 अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और मांग की गई थी कि इन नियमों को सरकार फौरन वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस पर ब्रेक लगा दिया और देश की सर्वोच्च अदालत ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा कि नियमों में पारदर्शिता और छात्रों के हितों का ध्यान रखना जरूरी है। यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के बीच इस कानूनी टकराव का असर आने वाले सत्र और प्रशासनिक नियुक्तियों पर भी पड़ सकता है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या वो आने वाले वक्त पर नजीर बनेगा? देखिए, ये नजीर तो सुप्रीम कोर्ट ने ही पैदा किया था। पहले भी सुप्रीम कोर्ट की इसमें एंट्री हुई थी, लेकिन खैर इस बार जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये पॉलिटिकल प्रेशर के खिलाफ था। क्योंकि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक ही राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया था। एक दूसरे के कंपटीटर बने हुए हैं। जैसे ये विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, वो ज्यादातर मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, तो आपस में ही प्रतिस्पर्धी है कि हम मुसलमानों के साथ ज्यादा करीबी हैं, ये दिखाने की कोशिश की जानी चाहिए। उसी तरीके से ये प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते करते एक पार्टी निकली, एक संगठन निकला, एक गठबंधन निकला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। इन्होंने प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स को तो छोड़ दिया, लेकिन जो लंबे समय से ये आधार चलता रहा है कि डेमोक्रेसी में गिने जाते हैं वोट और एक व्यक्ति का एक ही वोट है, तो इस आधार पर यह नैरेटिव गढ़ा गया कि आप एक सोशल कॉम्बिनेशन बनाओ। मतलब दलित कहाँ ज़्यादा हैं, ओबीसी हैं
और उसके बाद जनरल कास्ट के लोग आते हैं जो कि संख्या में कम हैं। तो संख्या में कम हैं तो इसके खिलाफ अगर कोई नैरेटिव विपक्ष में पेश हो रहा है तो सरकार भी, सत्ता के लोग भी उसके साथ साथ चल दिए। तो ये जो अवधारणाएं थी, इसमें अगर निष्पक्ष तरीके से फैसला की उम्मीद की जा सकती है तो सरकार या विपक्ष से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया, ये सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर सुनाया कि सरकार हो या विपक्ष हो, है तो पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करती है क्योंकि उनको लगता है कि अगर पॉलिटिकल मुद्दे को छोड़ दिए तो फिर सत्ता में बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार को भी मौका दो और विपक्ष को भी मौका दो, क्योंकि दोनों इस मौके की तलाश में थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो कैसे इस पर बैलेंस बना सकते हैं। और अब सबको मौका मिला है कि आगे आने वाले समय में जो कोर दलित समुदाय के लिए काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जिसको लगता है कि हमारा वोट का आधार वही है, उसके अलावा सबको ये लगना शुरू हो जाएगा कि इस प्रोटेस्ट, इस हंगामे जो आगे भी होने वाले हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हमें कौन सी राजनीति करनी है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बजट सेशन का आज दूसरा दिन था। विपक्ष ने आज भी हंगामा किया, जिसके बाद कार्रवाई 1 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे टेबल हुआ, जिसमें सरकार के एक एक पैसे का हिसाब दिया गया। आर्थिक सर्वे पेश होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है। मदर ऑफ ऑल डील इसमें महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब 2 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करेंगे, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों को सौगात मिल सकती है। वहीं विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी। विपक्षी दलों का कहना है कि वो सिर्फ बजट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि कई बड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। मनरेगा, एसआईआर प्रक्रिया और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा। ये मुद्दे सत्र के दौरान बहस के केंद्र में रह सकते हैं। आज जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ, लेकिन उस बीच विपक्ष ने फिर वही हंगामा किया। देखिए, ये मुद्दे उठाएं, विपक्ष की भूमिका में अगर इन पार्टियों को रहना है और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी है तो ऐसे में मुद्दे तो उठाना ही चाहिए। सरकार को अंकुश में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए विपक्ष बनाया गया कि विपक्ष जनता की आवाज सुनाती है सरकार तक। अगर सरकार ने कुछ बातों को अनसुना कर दिया, कुछ ध्यान नहीं दिया, तो जनता की वो आवाज विपक्ष उठाए। लेकिन ये आवाज नहीं उठा रहे, ये जनता के बदले अपने मुद्दे उठा रहे हैं। अगर एसआईआर की बात करते हो तो एसआईआर जनता के उन मुद्दों में शामिल नहीं है। लोग एसआईआर के खिलाफ सड़क पर नहीं उतर रहे, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही, वो इस प्रक्रिया को समझ चुके हैं। इनको परेशानी किसको हो रही है? जिन पॉलिटिकल पार्टियों को एसआईआर से पहले फर्जी वोटर से फायदा हो रहा था। तो ये आपका मुद्दा हो सकता है, पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, राजनीतिक पार्टी का मुद्दा हो सकता है, जनता का मुद्दा नहीं है। उसी तरीके से जी राम जी बिल के ऊपर हंगामा कर रहे हैं। ये जी राम जी बिल में जो प्रावधान नए डाले गए और जो नाम परिवर्तित किया गया, ये दोनों अलग अलग मुद्दा है। नाम पर समस्या कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि ये साथ गांधी सरनेम की विरासत ढो रहे हैं अभी तक, और उसी गांधी के नाम पर अभी भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उसमें प्रावधान जो बदले गए, 100 दिन से 125 दिन काम दिया जाएगा। इन बातों की चर्चा करनी चाहिए। बात वो सिर्फ नाम तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसीलिए जनता की आवाज सुनाओगे तो जनता आपको समर्थन करेगी। जनता के बदले अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में काम करोगे तो संसद में हंगामा करो या सड़क पर हंगामा करने की कोशिश करो, न तो जनता का सपोर्ट मिलेगा और न कभी सत्ता में वापस आने की संभावना तुम्हारी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों के आखिर में बात मुश्किल में फंसी ममता की। ममता बनर्जी और चुनाव आयोग का टकराव अब दिल्ली तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर विवाद के बीच सीएम ममता बनर्जी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाली हैं। चुनाव आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल को 2 फरवरी शाम 4 बजे अपने दफ्तर बुलाया है। टीएमसी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर गलत तरीके से किया जा रहा है। इससे पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर भी ममता ने कहा था कि 1.5 करोड़ मतदाताओं के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई है या उन्हें 2002 के वोटर लिस्ट से नहीं जोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसी बीजेपी के इशारे पर लोगों के वोट देने का अधिकार छीन रही है। ममता और चुनाव आयोग का जो टकराव है वो दिल्ली तक पहुंच गया है। देखिए, दिल्ली तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, हर जगह ममता और ईसीआई का विवाद ही चल रहा है। ममता बनर्जी की परेशानी यह है
कि वो चाहती है कि एसआईआर की प्रक्रिया एन केन प्रकारेण रोक दिया जाए। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी कल सुनवाई हुई। जो कल सुनवाई हुई उसमें कपिल सिब्बल को बताया गया कि देखो, किसी तरीके से डेट को एक्सटेंड करवाना है और एक्सटेंड इतना समय तक करवाना है, धीरे धीरे करके, एक एक स्टेप करके, कि चुनाव का समय नजदीक आ जाए। और जब चुनाव की घोषणा का समय नजदीक आ जाएगा तो चुनाव आयोग चुनाव को नहीं टाल सकता, एसआईआर को टाल सकता है। यानी अगर फरवरी बीत जाए, सुप्रीम कोर्ट के विवाद में चलते चलते एक्सटेंड हो जाए डेट, तो फिर फरवरी में चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल का चुनाव का शेड्यूल घोषित करना पड़ेगा। और फिर जब घोषित कर दोगे तो फिर यह प्रक्रिया नहीं कर सकते, उससे पहले जो करना है वो कर लो। तो जब घोषित कर दोगे तो फिर पुराने वोटर रोल पर यह चुनाव हो जाए, ताकि और मौका मिल जाए फर्जीवाड़ा करने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यही सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह तो मॉकरी ऑफ सिस्टम है, यह आप सिस्टम का मजाक बना रहे हो कपिल सिब्बल के सामने, कि आप कर क्या रहे हो। अगर हर कुछ दिन के ऊपर आप कोई मामला लेकर आओगे और कहोगे कि देखो 2000, 3000, 500, 200 लोगों के साथ समस्या हो रही है, नई नई समस्या जनरेट करके लाओगे और कहोगे कि इसके ऊपर हमें थोड़ा और समय चाहिए, तो फिर तो ये कभी भी खत्म न होने वाली प्रक्रिया में चली जाएगी। यही बात राकेश द्विवेदी ने भी उठाई। तो जो तरीके इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में डेवलप किए, अब वही तरीका यहां चुनाव आयोग के सामने रिक्वेस्ट लेकर जाएंगे। ममता बनर्जी दिल्ली आकर प्रदर्शन करने वाली थी, चुनाव आयोग ने उससे पहले कहा ठीक है, आपके डेलीगेशन से मुलाकात होगी 2 तारीख को। अब ये डेलीगेशन मुलाकात करने नहीं जा रही, ये वहां जाएगी चुनाव आयोग के दफ्तर के पास और वहां पर जाकर यह हंगामा खड़ा करेगी, पोस्टर बैनर लेकर जाएगी और बाहर आके कहेगी कि नहीं, चुनाव आयोग से तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। यह तरीका है ममता बनर्जी का, जो फेल होता दिखाई पड़ रहा है। संसद सत्र के दौरान यह चाहती है कि 2-4 दिन के लिए हमारे सांसदों को रहना है। अभिषेक बनर्जी ने यही कहा इन लोगों को कि 2-4 दिन संसद सत्र में भाग लो और उसके बाद बंगाल वापस आओ, ताकि चुनाव तक हर सांसद अपने अपने क्षेत्रों में काम कर सके। तो ये सिर्फ हंगामा करने की कोशिश करेंगी। एसआईआर की प्रक्रिया अपने समय पर पूरी करने के लिए चुनाव आयोग ने पहले ही ऐलान कर दिया है और ममता बनर्जी इन मुद्दों में ऐसे उलझ कर रह गई है कि आजकल इनको चुनाव की तैयारी करने का मौका नहीं मिल रहा है। ये केवल चुनाव आयोग के खिलाफ ही अभियान छेड़कर रखी है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।